प्यारे बच्चों नमस्कार। आज के इस लेक्चर में करेंगे 12th फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड के अंदर जो टॉपिक अपना एक समान बाह्य क्षेत्र में द्विध्रुव, यानी क्या होगा जब एक विद्युत द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र में अपन रख दे। तो देखिए इसने क्या बोला कि एक समान विद्युत क्षेत्र, तो एक समान विद्युत क्षेत्र को बनाने के लिए अपन जो विद्युत क्षेत्र रेखा है उनको अपन परस्पर समांतर सरल रेखीय और बराबर दूरी पर खींच लेते हैं। जैसे ये लाइंस मैंने खींच दी किसके लिए, विद्युत क्षेत्र को दिखाने के लिए। क्लियर। अब मान लेते हैं कि इसके अंदर ये आपका ई वेक्टर हो गया और ई वेक्टर के अंदर एक कोई विद्युत द्विध्रुव रखा हो, यहाँ से मान लीजिए वो थीटा कोण पर ऐसे रखा हो। यहाँ पे आप इसका मान लीजिए -q आवेश और यहाँ इसका मान लीजिए आप +q आवेश और इसका सेंटर O मान लीजिए और ये कोण आप मान लीजिए थीटा। ये बन जाएगा P वेक्टर। क्या बन जाएगा P वेक्टर, जानते हो तो कि ये P क्या हो गया, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, जो एक सदिश राशि जिसकी दिशा ऋणावेश से धनावेश की ओर होती है और दोनों आवेशों के बीच की डिस्टेंस है, दूरी है, उसको आप मान लीजिए 2a। इन दोनों के बीच की जो दूरी है क्या मान लिया अपन ने, 2a मान लिया। अब देखिए अपन जानते हैं कि कोई भी आवेशित कण अगर विद्युत क्षेत्र में रखा होता है तो उसके ऊपर एक बल लगता है, F बराबर Q इंटू में E, आवेश इंटू विद्युत क्षेत्र। तो देखिए धनावेश पर जो बल होता है वो लगता है विद्युत क्षेत्र की दिशा में। ये अपन बातें पहले कर चुके हैं। धनावेश पर बल विद्युत क्षेत्र की दिशा में लगता है तो ये आएगा F वेक्टर बराबर Q इंटू में E वेक्टर। और ऋणावेश पर जो फोर्स है, बल है, वो विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में लगता है, यानी ये आपका हो गया F वेक्टर बराबर -q इंटू में E वेक्टर। अब ध्यान से देखिए दोनों बल QE लग रहा है इधर और QE लग रहा है इधर, दिशा में विपरीत, इस E वेक्टर के अपोजिट, यानी E वेक्टर ऐसे है तो इसके अपोजिट यानी विपरीत बल लग रहा है। दोनों बल QE इधर और QE इधर, यानी नेट बल वो तो क्या हो जाएगा 0, क्योंकि दोनों बल परिमाण में बराबर है और दिशा में विपरीत है। यानी एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव पर परिणामी बल तो शून्य होता है। 0 हो गया ना, नेट यानी कट गया, कैंसिल आउट हो गया, परिणामी बल तो 0 होता है। लेकिन ये दोनों जो फोर्स है इनकी लाइन ऑफ एक्शन सेम नहीं, यानी दोनों सहरेखीय नहीं, दोनों एक ही रेखा पर नहीं लग रहे। यानी एक देखो ये यहाँ लग रहा है, यानी ये जो फोर्स है इसको देखो ऐसे घुमाएगा और ये इसको ऐसे घुमाएगा, यानी जो ये आपका बला जो द्विध्रुव है वो ऐसे घूमना शुरू कर, ऐसे घुर्र घुर्र ऐसे घूमना शुरू कर देगा। आ रही बात समझ, इसको यूँ समझिए कि मार्क करे ऐसे, एक में फोर्स लगा रहा हूँ यहाँ ऐसे इधर और एक लगा रहा हूँ मान लो इधर, तो ये ऐसे घूमना शुरू कर देगा। ये मान लीजिए यहाँ लगा रहा हूँ ऐसे, तो ये ऐसे मतलब आ रहे देखो एक इधर और एक यहाँ इधर, तो ऐसे घूमना शुरू कर देगा। लेकिन यहीं पे अगर मैं फोर्स को देखो मान लो मार्कर आपका ऐसा रखा हुआ है और मैं एक फोर्स इधर लगा रहा हूँ और एक इधर, सिर्फ इसमें क्या हो रहा है, खिंचाव हो रहा है, ये घूम नहीं रहा। क्यों? क्योंकि दोनों फोर्स है, दोनों बल है, उनकी लाइन ऑफ एक्शन दोनों सहरेखीय हो गए, दोनों एक ही लाइन से पास हो गए, एक ही लाइन से गुजर गए। यहीं पे उल्टा करूं कि मान लो एक से मैं इधर से लगाऊं, एक इधर से लगाऊं ऐसे, तो ये सिर्फ इसमें क्या होगा, दबाव होगा, संपीड़न होगा, कंप्रेशन होगा, ये दबेगा, यहाँ कोई बलागुण नहीं बनेगा। यानी दोनों की जो लाइन ऑफ एक्शन वो सेम होगी। तो यहाँ पे देखिए जो दोनों फोर्स उनकी लाइन ऑफ एक्शन सेम नहीं, मीन्स एक यहाँ लग रहा है ऐसे और एक ऐसे यहाँ, तो इसको ऐसे घुमा देगा। तो बलागुण का अपने क्या निकालना है, बलागुण। और बलागुण होता क्या है, बलागुण यानी बल का वह प्रभाव जो किसी चीज जो घूर्णन प्रभाव उत्पन्न करे, जो घूर्णन प्रभाव उत्पन्न करे उसे अपन बोलते हैं बलागुण। गोल गोल घूमना वही क्या होता है, टॉर्क होता है, बलागुण होता है। और बलागुण निकालने का फॉर्मूला आपने 11वीं क्लास में पढ़ा होगा। मैं बताता हूँ कैसे, कि आप जैसे एक वो फोर्स मान लो यहाँ लग रहा है ऐसे, एक फोर्स मान लो यहाँ लग रहा है ऐसे, दोनों बल परिमाण में बराबर है और इनके बीच की दूरी मान लो d है, लंबवत दूरी d है। तो बलागुण निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है F इंटू में D परपेंडिकुलर। तो यहाँ पर देखो बात करते हैं इसके ऊपर, जो F नेट है वो तो क्या हो जाएगा QE प्लस माइनस QE वेक्टर, ये नेट बल तो कितना हो जाएगा, F नेट परिणामी बल तो शून्य हो जाएगा लेकिन परिणामी बलागुण शून्य नहीं होगा। तो अपन निकालेंगे बलागुण का मान। तो बलागुण निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है बल इंटू बलों के बीच की लंबवत दूरी, बलों के बीच की लंबवत फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम, बलों के बीच की लंबवत दूरी। बलागुण को कैसे दिखाते हैं, टो से दिखाते हैं, वो क्या होगा F इंटू में D परपेंडिकुलर, यहाँ पे मैंने लिखा D लंबवत लिखा है। अब अपना टारगेट है ये दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी क्या वो निकालना। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये फोर्स यहाँ लग रहा है QE, इसको आप पीछे बढ़ाओ ऐसे, लाइन ऑफ एक्शन सही में रखिए, इसको मैंने पीछे बढ़ा दिया और यहाँ से इसके ऊपर एक लंब, एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दीजिए। अपन यहाँ से लंब डाल दिया, ठीक है। इसको आप कुछ नाम दे दो, मान लो ये A है, ये मान लो B है,
तो ये मान लो आप सी है, तो ये 90 हो गया। तो देखिए ये भुजा 2a, अगर ये कोण थीटा तो ये भी कितना थीटा, क्योंकि ये समान संगत कोण एक तरह से बन रहे हैं। तो आपको एक तो निकालना डी परपेंडिकुलर, और एफ का मान तो पता ही है कितना है, क्यू इंटू में ई, और डी परपेंडिकुलर निकालने के लिए आप इस त्रिभुज में लगा दो साइन थीटा, इस त्रिभुज ए सी बी में। तो साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे में करण, तो ये बनेगा थीटा, तो ये बन जाएगा लंब, यानी ये हो जाएगी आपके पास लंबवत दूरी डी पर, ये वाली जो बी सी है वो हो जाएगी लंबवत दूरी। तो यहाँ से आएगा डी परपेंडिकुलर बटे में करण 90 डिग्री के सामने, ये 2a हो जाएगा करण इसका। तो यहाँ से आपको जो लंबवत दूरी का मान मिलेगा, इस 2a को इधर गुणा कर लीजिए तो आएगा 2a इंटू में साइन थीटा, 2a इंटू में ये दोनों वैल्यूज यहाँ पुट कर दो तो आपको मिलेगा q इंटू में e इंटू में 2a साइन थीटा। अब देखिए अपन जानते हैं q इंटू 2a क्या होता है, q इंटू में 2a आपका P होता है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो अपन क्या करेंगे, इस q इंटू 2a को साथ लिख लो, तो यह आएगा q इंटू में 2a इंटू में e साइन थीटा। ये इसका फायदा क्या होगा, क्योंकि अपन जानते हैं सिंस चूंकि P बराबर क्या होता है q इंटू में 2a, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो q इंटू 2 को P बोल देंगे तो आ जाएगा टो बराबर P e साइन थीटा। ये आपको मिल गया बलाघूर्ण का सूत्र, टॉर्क का फॉर्मूला। टो इज इक्वल्स टू पी ई साइन थीटा, जहाँ पे पी क्या है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ई क्या है विद्युत क्षेत्र का परिमाण, और थीटा क्या है आपका थीटा है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण और विद्युत क्षेत्र के बीच का कोण, ये वाला थीटा, ये आपका ई वेक्टर और ये आपका पी वेक्टर दोनों के बीच का कोण। तो ये आ गया आपका टो बराबर पी ई साइन थीटा। अब देखिए बलाघूर्ण एक सदिश राशि, कैसी राशि है, सदिश राशि, तो इसको हमें लिखना है सदिश रूप में। तो आगे लिखेंगे देखिए किसमें, सदिश रूप में, इन वेक्टर फॉर्म, सदिश रूप में। तो सदिश रूप में देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, साइन थीटा आ रहा है, इसको हम लिखेंगे टो वेक्टर बराबर पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर, टो वेक्टर बराबर पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर। पी क्रॉस ई लिखेंगे, ई क्रॉस पी नहीं लिख सकते, क्यों, क्योंकि यहाँ आपको शायद पता होगा 11th क्लास के वेक्टर में आपने ये बात सदिश गुणनफल जहाँ पढ़ा होगा, मैं थोड़ा सा आपको रिवाइज करवा देता हूँ। आपने 11th में पढ़ा था ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी क्या होता है, ए बी साइन थीटा इंटू में एन के। और ख़ास बात कि सदिश गुणनफल ए क्रॉस बी, थोड़ा सा मैं 11th का रिवाइज करवाता हूँ, इसको मैं आगे बात करेंगे, ये आपका हो गया। थोड़ी सी आपको वेक्टर की याद दिलाता हूँ, वैसे आपको अगर ये पता है तो आप आगे बढ़िए, नहीं पता तो देखिए। तो ए क्रॉस बी यानी दो सदिशों को गुणा करने पर अगर परिणामी भी सदिश आए तो इसे बोलते हैं सदिश गुणनफल। और ख़ास बात जो सी वेक्टर जो आपका होता है वो ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों के ही लंबवत होता है। सी वेक्टर जो आपको यानी दो सदिशों को गुणा करने पर अगर परिणामी भी सदिश आता है तो इसे अपन क्या बोलते हैं, सदिश गुणनफल कहते हैं। ये अपने 11th क्लास में चैप्टर नंबर 4 में पढ़ रखा है, तो ठीक है। अब ए क्रॉस बी, जैसे मान लो एक सदिश आपका ये ए वेक्टर है और ये मान लो ये बी वेक्टर आपका, ठीक है, और इनके बीच में कोण मान लेते थीटा। तो जो ए क्रॉस बी जो आता है, जैसे अपन ए डॉट बी को ए बी कोस थीटा बोलते हैं, उसी प्रकार ए क्रॉस बी को बोलते हैं ए बी साइन थीटा, और यहाँ लगाते हैं एन केप। क्या लगाते हैं, ये एन केप का मतलब जो ये एक इकाई सदिश है, केप मतलब इकाई सदिश। इकाई सदिश क्या होता है, वह सदिश जिसका परिमाण ए को, और ये जो आपका एन केप होगा इस ए और बी दोनों के तल के लंबवत होगा एक तरह से, यानी जो आपका रिजल्टेंट है इसकी दिशा में इकाई सदिश है, ठीक है, थीटा ही आ गया। तो यहाँ मैं सीधी बात करता हूँ, दिशा की बात करता हूँ। तो देखिए अगर आपको ए क्रॉस से बी की दिशा निकालनी है तो क्या करो, आप ए से बी की ओर अंगुलियाँ घुमाओ, ए से बी की ओर अंगुलियाँ घुमाओ, दाएं हाथ की बाएं हाथ की नहीं। तो जो अंगूठा जिधर जा रहा है वो बताएगा ए क्रॉस बी की दिशा को। अगर बी क्रॉस ए की दिशा निकालनी है तो बी से ए की ओर अंगुलियाँ घुमाओ, लेकिन छोटे कोण पे, बी से ए की ओर लेकिन कैसे, छोटे कोण पे। तो ये बी क्रॉस ए कहाँ जा रहा है, अंदर, यानी एक तरह से ऐसा होता है ए क्रॉस बी बराबर आता है माइनस का बी क्रॉस ए, ठीक है, यानी दोनों परिमाण में तो होते हैं बराबर लेकिन दिशा में होते हैं विपरीत। तो यहाँ पे भी आपको P क्रॉस E करना है। देखो P कैसे जा रहा है, P ऐसे और E कैसे जा रहा है अंदर, तो P क्रॉस E कहाँ जा रहा है, अंदर, यानी जो बलाघूर्ण देखो P कैसे है, माइनस से प्लस, यानी ये हो गया आपका P वेक्टर किधर, A से B की ओर। अब E का आपका किधर है, ऐसे। तो मैं क्या कर रहा हूँ, P से E की ओर घुमा रहा हूँ अंगुलियाँ दाएं हाथ की। तो अंगूठा कहाँ जा रहा है, बोर्ड के तल के लंबवत अंदर की ओर। तो जो बलाघूर्ण की जो दिशा है वो इसके तल के लंबवत अंदर की ओर है, ठीक है। क्योंकि ये कैसे घूम रहा है, ये ऐसे घूम रहा है, कैसे घूम रहा है, ये ऐसे घूम रहा है, ये यहाँ पे ऐसे घूम रहा है, ठीक है। तो जिधर ये घूम रहा है उधर आप अंगुलियाँ घुमा दो अपनी दाएं हाथ की। तो ऐसे घूमा तो अंगूठा कहाँ जा रहा है, अंदर की ओर, यानी जो बलाघूर्ण की दिशा वो कहाँ है, अंदर, यानी P क्रॉस E को
आपको इस प्रकार लिखना है कि जो P क्रॉस E अंदर जाए, तो P क्रॉस E कहाँ जा रहा है अंदर, जबकि आप E क्रॉस P करोगे तो E ऐसे P ऐसे, तो E क्रॉस P बाहर आएगा जो गलत हो जाएगा, तो इसको P क्रॉस E ही लिखना है। इसमें कंसेप्ट है सदिश का, जो मैंने आपको समझाया, दिशा वाला डायरेक्शन का रूल होता है। मैंने यहाँ पे दाएं हाथ के नियम से बताया इसको, आप इसको चाहो तो पेच नियम से भी कर सकते हो। पेच नियम से कैसे निकालते, अगर आपको A क्रॉस B निकालना तो A से B की ओर पेच को घुमा दो, ऐसे ऐसे घुमाने पेच बाहर आता है, और B क्रॉस निकालना तो B से A की ओर पेच को घुमा दो, पेच ऐसे घुमाने पे कहाँ जाता है, अंदर जाता है। तो ये सेम काम आप पेच नियम से भी कर सकते हो, लेकिन दाएं हाथ का नियम आसान पड़ता है, मैंने आपको दाएं हाथ के नियम से बता दिया। तो सदिश रूप क्लियर, थोड़ा सा वेक्टर था 11 का, आपको आई होप समझ में आ गया होगा। अब इसके हम अलग अलग केसेस डिस्कस करते हैं। यहाँ तक क्लियर है। यहाँ थोड़ी सी बात है थ्योरी कैसे लिखेंगे, थ्योरी का भी बता देंगे आपको। पहले मैं आपको डेरिवेशन समझा दूँ पूरा, ये आपको उतारना है तो आप पॉज करके उतार लेना, सदिश का पार्ट 11 का, इसको मैं यहाँ से भी उठा रहा हूँ। अब अलग बात करते हैं इसके अलग अलग केसेस की, केस फर्स्ट, केस सेकंड, जैसे थीटा 0 हो तो क्या होगा, थीटा 90 हो तो क्या होगा, और थीटा 180 हो तो क्या होगा। तो देखिए केस फर्स्ट, आगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ, केस फर्स्ट। केस फर्स्ट, यदि थीटा बराबर 0 डिग्री, थीटा 0 का मतलब ये हो गया कि ये आपका विद्युत क्षेत्र ऐसे E वेक्टर, और इसके अंदर जो विद्युत द्विध्रुव आपका वो कुछ इस प्रकार रखा हुआ है, यहाँ पे -q और यहाँ पे +q। तो अब देखिए इसके ऊपर फोर्स लगेगा इधर F वेक्टर बराबर q E वेक्टर, और इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा इधर ऋणावेश पर जो बल होता है वो विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में लगता है, और यहाँ पे आप एक माइनस लगा देना, क्योंकि इसका मतलब होता है कि जो आपका फोर्स है वो विद्युत क्षेत्र के अपोजिट। अब देखिए यहाँ पे थीटा 0 हो गया, थीटा यानी ऐसे था, अपन इसको ऐसे लेटा दिया, कौन कितना कर दिया 0 डिग्री। तो यहाँ पे देखिए अपन थोड़ा सा मैथ से समझते हैं, टो बराबर होता है PE साइन थीटा, तो यहाँ हो जाएगा साइन 0, और साइन 0 की वैल्यू क्या होती है 0, तो यहाँ से जो बलागुण आएगा वो 0 आ जाएगा, यानी कोई बलागुण नहीं होगा, यानी ये घूमेगा नहीं। ये थीटा 0 होगा तो परिणामी बल भी 0 है और परिणामी बलागुण भी 0 है, इसको समझ भी सकते हो। थीटा 0 का मीन्स ऐसा हो गया, एक बल लग रहा है इधर, प्रैक्टिकली देखिए एक बल लग रहा है इधर और एक फोर्स लग रहा है इधर, यानी दोनों बलों की लाइन ऑफ एक्शन सेम हो गई। दोनों की लाइन ऑफ एक्शन क्या होगी, यानी ये इसको एक तरह से खिंचाव हो रहा है, न कि ये कोई यहाँ पे घूर्णन इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं हो रहा, कोई घूर्णन यहाँ पे उत्पन्न नहीं हो रहा, क्योंकि दोनों बलों की क्रिया रेखा यहाँ पर एक हो गई। प्रैक्टिकली भी समझ में अपने को आ रहा है, यानी इस टाइम सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, टेंसाइल फोर्स खिंचाव होगा, कोई बलागुण उत्पन्न नहीं होगा, और जो F नेट वो भी यहाँ पे इस टाइम 0 ही है, वो तो जो परिणाम है तो Q इधर और Q इधर, तो वो तो 0 रहेगा ही रहेगा। और इस चीज़ को बोलते हैं स्थायी संतुलन अवस्था। क्या बोलते हैं, स्थायी संतुलन अवस्था, स्टेबल इक्विलिब्रियम इसको बोलते हैं। क्लियर। स्टेबल का मतलब होता है जैसे कि अपन किसी चीज़ को डिस्टर्ब करें और वापस वहीं पे लौट के आ जाए, उसे बोलते हैं स्थायी संतुलन। जैसे मान लीजिए कैसे समझाएं आपको, जैसे मान लो आपके पास ऐसे कोई वक्राकार शेप है और यहाँ मान लो से एक बॉल है, एक गेंद रखी हुई है, और इस गेंद को आप थोड़ा सा डिस्टर्ब करके छोड़ दो, जैसे मान लो इसको आप ऐसे 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 घुमा के छोड़ दो, मान लो ऐसे धक्का मार दें वैसे, तो थोड़ी देर बाद घूम फिर के वापस यहीं पे आके धीरे ये यहाँ के रुक जाएगी, इसको बोलते हैं स्थायी संतुलन अवस्था। ठीक है, यानी अगर किसी चीज़ को उसकी मतलब मूल अवस्था से डिस्टर्ब करें तो वापस अपनी मूल अवस्था पे लौट आए, इसे बोलते हैं स्थायी संतुलन। तो यहाँ भी ऐसा ही होता है, जो विद्युत द्विध्रुव है वो हमेशा विद्युत क्षेत्र के साथ रहना चाहते हैं। विद्युत द्विध्रुव हमेशा, देखो ये इसके ऊपर फोर्स टॉर्क ऐसे लग रहा है, तो जो ये हमेशा विद्युत क्षेत्र के साथ, यानी ये ऐसे घूमना चाहता है, यानी ये जो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है वो हमेशा विद्युत क्षेत्र के साथ रहना चाहता है, इससे बिछड़ना, इससे अलग होना नहीं चाहता। ऐसा यहाँ पे अगर आप इसको तो डिस्टर्ब भी करोगे ना तो वापस ऐसे लौट जाएगा, तो बराबर 0 पे होगा। केस सेकंड की बात करते हैं, इसे बोलते हैं स्थायी संतुलन अवस्था। केस सेकंड यदि थीटा बराबर 90 डिग्री, थीटा 90 का मतलब ये हुआ कि आपका विद्युत क्षेत्र ऐसे, ये आपका बना दिया मैंने E वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड, ये E वेक्टर यहाँ पे E वेक्टर। थीटा 90 मीन्स ऐसा हुआ कि आपका +q आवेश यहाँ पे और -q आवेश यहाँ पे, इधर बल लगेगा कितना F वेक्टर बराबर Q इंटू में E वेक्टर, यहाँ फोर्स लगेगा F वेक्टर बराबर -QE वेक्टर। थीटा 90 हो गया, यानी यहाँ से कोण कितना हो गया 90 डिग्री, तो क्या आएगा, यहाँ से आएगा PE साइन 90, और साइन 90 यानी साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है 1, तो यहाँ से जो टो मिलेगा वो आपको मिलेगा P इंटू में E, यानी ये होता है मैक्सिमम बलागुण। जो टो मैक्स जो आपका होता है अधिकतम बलागुण, टो मैक्स मीन्स अधिकतम जो बलागुण है वो होता है P इंटू में E, जहाँ पे P आप जानते हो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण और E क्या होता है विद्युत क्षेत्र। केस थर्ड की बात करते हैं। केस थर्ड को मैं यहाँ बना रहा हूँ, इधर केस थर्ड यहाँ लिख रहा हूँ। केस थर्ड
केस थर्ड, यदि थीटा बराबर 180 डिग्री, थीटा 180 का मतलब ये हुआ कि ये आपका विद्युत क्षेत्र ऐसे, इलेक्ट्रिक फील्ड विद्युत क्षेत्र ऐसे, ये अपने बना दिया ई वेक्टर विद्युत क्षेत्र, और जो द्विध्रुव है वो कुछ इस प्रकार रखा हुआ है, यहाँ पे इधर माइनस का क्यू और इधर प्लस का क्यू। अब देखिए नहीं थीटा 180 क्या हुआ, देखो ऐसा हुआ कि ये पहले यहाँ पे 0 पे था, ये हुआ प्लस क्यू और ये हुआ माइनस क्यू, यानी आपका प्लस क्यू इधर और माइनस क्यू इधर, ये हुआ इसका मतलब। समझ में आया कि पहले देखो ये ऐसे रखा हुआ है 0 प्लस क्यू माइनस क्यू, यहाँ कितना हुआ 90, यहाँ कितना हुआ 180, यानी माइनस का आ जाएगा आपका इधर और प्लस आ जाएगा आपका इधर। ठीक, अब देखिए धनावेश पर बल विद्युत क्षेत्र की दिशा में लगेगा और ऋणावेश पर बल विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में, यानी एफ वेक्टर बराबर क्यू ई वेक्टर और यहाँ एफ वेक्टर बराबर क्यू ई वेक्टर। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, एक बल लग रहा है इधर, एक बल लग रहा है इधर, यानी इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या हो रहा है, कंप्रेशन, दबाव, संपीड़न, ये दब रहा है। लेकिन बलाघूर्ण का मान कितना आएगा, पहले मैथ से देखते हैं फिर प्रैक्टिकली समझते हैं। तो टो इज इक्वल टू आएगा पी ई इंटू में साइन 180, और साइन 180 की वैल्यू क्या होती है 0। साइन 180 का मान कितना होता है, साइन 180 डिग्री का मान 0 होता है। तो यहाँ से भी टो क्या मिलेगा आपको, 0 ही मिलेगा। क्या मिलेगा, 0। बात सही है, प्रैक्टिकली बात समझ में आती है। देखिए वही कहानी, ये मार्कर मालूम द्विध्रुव आपका डाइपोल है, द्विध्रुव है, एक बल लग रहा है इधर, एक फोर्स लग रहा है इधर, इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या हो रहा है, संपीड़न, ये दब रहा है, इसमें दबाव उत्पन्न हो रहा है। लेकिन दोनों बलों की लाइन ऑफ एक्शन, क्रिया रेखा क्या होगी सेम, यानी दोनों बल एक ही लाइन से पास कर गए तो यहाँ पे कोई टॉर्क नहीं बनेगा, कोई बलाघूर्ण नहीं बनेगा। क्लियर है, प्रैक्टिकली भी समझ में आ गया कि दोनों की लाइन ऑफ एक्शन सेम होगी, तो यहाँ पे कोई घुमाव, कोई घूर्णन प्रभाव उत्पन्न नहीं होगा। तो इस टाइम में बलाघूर्ण 0 ही होगा। तो ये 3 केस थे, इसको बोलते हैं अस्थायी संतुलन अवस्था। इसे क्या बोलते हैं, अस्थायी संतुलन अवस्था, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम इसको बोलते हैं। क्यों, क्योंकि विद्युत द्विध्रुव हमेशा विद्युत क्षेत्र के साथ रहना चाहते हैं। अस्थायी मतलब ये होता है, जैसे मान लीजिए ये कोई ऐसी शेप और यहाँ मान लो कैसे बॉल रखी हुई है, और इस बॉल को आप मान लो हिला के छोड़ दो तो बॉल एक बार इधर गिर गई तो वापस यहाँ पर आने वाली नहीं है। यानी आपने इसको मूल अवस्था से डिस्टर्ब किया तो ये वापस अपनी मूल अवस्था पे लौट कर नहीं आएगी। इसे बोलते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, अस्थायी संतुलन अवस्था या अस्थायी साम्य अवस्था। यानी ये देखिए, अगर मैं इसको थोड़ा सा भी डिस्टर्ब कर दूंगा तो अभी देखिए ये बनेगा पी वेक्टर। पी वेक्टर एक यानी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है जिसकी दिशा ऋणावेश से धनावेश की ओर होती है, यानी ये पी वेक्टर। अगर मैं इसको थोड़ा सा डिस्टर्ब कर दूंगा तो ये वापस कहाँ जाएगा, ई वेक्टर के साथ, ई वेक्टर के साथ अलाइन हो जाएगा, ई वेक्टर की दिशा में संरेखित हो जाएगा, ई वेक्टर के साथ हो जाएगा। अभी पी वेक्टर कहाँ आ रहा है आपका, अभी पी वेक्टर आ रहा है इधर की ओर, किधर आ रहा है इधर की ओर। मैंने मान इसको थोड़ा सा ऐसे डिस्टर्ब कर दिया तो वापस से पलट के इधर ई वेक्टर के साथ हो जाएगा, यानी माइनस आ जाएगा यहाँ पे और प्लस आ जाएगा यहाँ पे, यानी वापस अपनी मूल अवस्था पर लौटकर नहीं आएगा। इसे बोलते हैं अस्थायी संतुलन अवस्था। और एक बात और होती है, अस्थायी संतुलन अवस्था पर स्थितिज ऊर्जा का मान अधिकतम होता है और स्थायी संतुलन अवस्था पर स्थितिज ऊर्जा का मान न्यूनतम होता है। ये बात अपन करेंगे चैप्टर नंबर 2 में, जब अपन बाह्य क्षेत्र में द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा पढ़ेंगे उस टाइम ये बात अपन करेंगे। तो ये था आपका डेरिवेशन। अब बात आती है कि इसकी सर थ्योरी कैसे लिखे, बोर्ड में आएगा तो थ्योरी भी लिखनी पड़ेगी। तो थ्योरी में कुछ नहीं करना, जो आपने काम किया उसको एक्सप्लेन कर दीजिए। डेरिवेशन क्लियर, ये कुछ सब कुछ आपको क्लियर समझ में आ गया। अब थ्योरी की बात करते हैं, क्या लिखोगे, थ्योरी देखिए, जो आपने काम किया उसी को आपको थ्योरी में लिखना होता है। कैसे लिखोगे, माना एक विद्युत द्विध्रुव ए बी जिसके ए व बी बिंदु पर क्रमशः -q व +q आवेश स्थित है, ये विद्युत द्विध्रुव एक समान विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर में विद्युत क्षेत्र के साथ थीटा कोण पर रखा हुआ है। क्लियर, उसके बाद लिखोगे धनावेश पर द्विध्रुव के बी बिंदु पर स्थित +q आवेश पर बल F वेक्टर बराबर q e वेक्टर विद्युत क्षेत्र की दिशा में व ए बिंदु पर स्थित ऋणावेश पर बल विद्युत F वेक्टर बराबर -q e वेक्टर विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में लगता है। अतः द्विध्रुव पर परिणामी बल F नेट बराबर q e वेक्टर प्लस -q e वेक्टर 0 कर देना, फिर यहाँ लिख देना। अतः एक समान विद्युत क्षेत्र में, यहाँ इसके बाद लिखोगे, अतः एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर परिणामी बल तो शून्य होता है, लेकिन दोनों बलों की क्रिया रेखा या दोनों बल संरेखीय नहीं होने के कारण विद्युत द्विध्रुव पर बलाघूर्ण उत्पन्न करते हैं। अतः बल आघूर्ण, ये लाइन यहाँ लिख लोगे। इसके बाद
समझ में आ गया। पहले थोड़ी डायग्राम को एक्सप्लेन करना है, उसके बाद परिणामी बल तो शून्य होता है, अतः एक समान विद्युत क्षेत्र में यहाँ एक समान विद्युत क्षेत्र में परिणामी बल तो शून्य होता है, लेकिन दोनों बल संरेखीय मीन्स एक ही रेखा से नहीं गुजरे, दोनों बल संरेखीय नहीं होने के कारण ये द्विध्रुव पर बलागुण उत्पन्न करते हैं, अतः बलागुण उसके बाद आपको सारा ये कैसा कर लेना है। तो क्लियर, ये था आपका एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर बल और बलागुण। तो एक बात एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव पर परिणामी बल होता है तो वो 0 होता है, लेकिन अगर विद्युत क्षेत्र असमान हुआ तो क्या होगा, तो परिणामी बल 0 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि देखो यहाँ ई का मान कुछ और होगा और यहाँ ई का मान कुछ और होगा। मैं बात कर रहा हूँ असमान विद्युत क्षेत्र की नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की। अगर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म हुआ, असमान हुआ, तो यहाँ ई का मान कुछ और होगा और यहाँ पे ई का मान कुछ और होगा, तो फिर ये कैंसिल नहीं हो पाएंगे। तो असमान विद्युत क्षेत्र में ना तो परिणामी बल शून्य होगा और ना परिणामी बल आगुण शून्य होगा। परिणामी बल आगुण शून्य हो सकता है अगर दोनों की लाइन ऑफ एक्शन 0 डिग्री या 180 डिग्री केस में वो 0 हो सकता है, लेकिन वैसे नहीं होगा। तो असमान विद्युत क्षेत्र में परिणामी बल भी शून्य नहीं होगा। क्लियर, असमान मीन्स यहाँ ई का मान जैसे मान लो 2 न्यूटन पर कूलाम है, यहाँ मान लो 1 न्यूटन पर कूलाम, ऐसे यानी अलग अलग हो गया। असमान समझ पा रहे हो ना, अलग मीन्स सेम नहीं है, अलग अलग हर पॉइंट का ऐसे। तो ये था आपका एक समान बाह्य क्षेत्र में द्विध्रुव, यानी एक समान बाह्य क्षेत्र में एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर बल व बलागुण। फॉर्मूला न्यूमेरिकल्स के याद करना है, पी साइन थीटा, कई बार सीधा न्यूमेरिकल नीट वगैरह में पूछा जा चुका है, यहाँ से सीधा आपको ये वैल्यूज कुछ वैल्यूज देगा और कुछ यहाँ से पूछ लेगा। तो ये था आपका डेरिवेशन। ठीक है, ओके प्यारे बच्चों, धन्यवाद।